नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आगज भाई की पाठशाला ऑफिशियल में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2 को सॉल्व किया था और जाना था किस प्रकार से हम बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से हम नया द्विघात बहुपद निकालते हैं। जिस किसी ने वीडियो पुराना ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको देखें तो आपको और आगे वाला चैप्टर होगा वो जल्दी समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर तीसरा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा चैप्टर। आज अपन लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का नाम? दो चर वाले रैखिक, ये क्या बना हुआ है? रैखिक समीकरण युग्म। क्या लिखा है? समीकरण युग्म। तो हम इस चैप्टर के एक एक शब्द का अर्थ भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर, LINEAR, लीनियर इक्वेशन, EQUATIONS, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, क्योंकि दो चर वाले बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे, देखो चैप्टर का जो हमारा नाम है कि दो चर वाले। क्या? दो चर वाले। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं आपसे कि चर और अचर क्या होता है। चर और एक होता है हमारा अचर। क्या होता है? अचर। अब कई बच्चों को पता नहीं होता है पहले, तो जिसने पुरानी वीडियो ना देखी चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने वहां पर भी समझाया कि चर अचर क्या होता है। और हो सकता है जो ये नई वीडियो देख रहे हो आज की, तो हम उनको भी समझा देते हैं कि चर क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास x है, y है, z है, p है, q है, डॉट डॉट डॉट, यानी एबीसीडी के जो अक्षर रहते हैं हम उन्हें चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसके रूप में करते हैं? चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा अचर होता है, अचर में क्या आता है? जैसे मान लो हमारे पास 1 है, 0.5 है, अंडर के 2 है, या 3 सही 2/5 है, डॉट डॉट डॉट, यानी कुल मिला के जितनी भी हम एबीसीडी को छोड़ के बाकी के जितने भी अंक आते हैं या संख्याएं आती हैं, पर में हो अपर में हो कुछ भी हो, तो वो सारे किस चीज में आते हैं? वो हमारे अपर में के रूप में आते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा चर और अचर। अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि दो चर वाले, कितने चर वाले? दो चर वाले। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4x + k 5y। क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया 4x + k 5y बराबर में 5। कितना लिख दिया? मैंने लिख दिया है 4x + k 5y बराबर में 5। अब आप कहेंगे कि इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? तो हाँ है, क्यों है? इसमें बोला दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो देखो एक इसमें x हो गया चर, दूसरा हमारा y हो गया चर, तो इसमें दो चर हो गए और बराबर में क्या लिखना है हमारा? 5। अब मान लो आप बराबर में 5 भी लिखना हो तो मैं 0 लिख दूं। देखो आप बराबर में 5 लिखो या 0 लिखो तो भी हमारा क्या रहेगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। दूसरे चैप्टर मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी बहुपद के बराबर में हम 0 लिख देते हैं, अगर हम जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि 4x + k 2y, बस इतना अगर लिखा है तो ये हमारा बहुपद है। क्या है? अगर मैंने इसको इतना अकेला लिखा तो ये हमारा बहुपद है। और अगर इसके बराबर में मैंने 0 लगा दिया, क्या लगा दिया? 0। अगर मैंने इसके बराबर में 0 लगा दिया तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण। और अगर सिंपल अगर x + k y अकेला लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, x + k y हो या 3x + k y हो, अगर इतना अकेला लिखा है तो इसे हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं बहुपद। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं समीकरण। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि समीकरण की क्या होता है? जो हमारे पास जो चर राशि रहती है उसके बराबर में यदि 0 लग जाए तो उसको समीकरण बोलते हैं, और यदि सिंपल सा लिखा है बहुपद के रूप में, मतलब उसके बराबर 0 ना हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। लेकिन यहाँ तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? रैखिक समीकरण। अब आप कहेंगे भैया रैखिक का मतलब क्या होता है? तो रैखिक का मतलब क्या होता है? जब किसी भी बहुपद पर घात 1 हो, तो इसमें भी x पर घात 1 है और यहाँ पर y पर भी घात 1 है, तो यानी यहाँ पर एक घात होनी चाहिए। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है रैखिक का मतलब होता है बहुपद पर घात 1 हो। क्या हो? बहुपद पर बोल दीजिए या चर राशि पर बोल दीजिए, आप ऐसा लिख दीजिए।
रैखिक का मतलब होता है घात एक। क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है घात एक होना। क्या होना? घात एक होना। ठीक, घात एक होता है नहीं, घात एक होना। क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर लिखना है घात एक होना। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक क्या होता है। अब मैं यहाँ पर मैंने आपको समझा ही दिया है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और दो चर वाली बात की जा रही है तो मैंने 4x ले लिया, y ले लिया, तो एक चर यहाँ पर हो गया, एक चर यहाँ पर हो गया, बराबर में झुंड लग गया, तो इसको हम बोल देंगे रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे? युग्म। अब आप कहोगे भैया युग्म का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर युग्म, युग्म को इंग्लिश में पेयर बोलते हैं और हिंदी में जोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर। अब देखो जोड़ा की बात क्यों की रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 4x प्लस के 5y यानी दो चरों को जोड़ा गया है। क्या? दो चरों को जोड़ा गया है, एक युग्म के रूप में साथ लिखा गया है। ठीक है, तो जोड़े के रूप में लिखा गया है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2x प्लस के 3y और बराबर में आप लिख दीजिए कुछ भी, 4 लिख दिया मैंने। तो जैसे मान लो कोई भी अगर हमारे पास समीकरण ऐसा दे रहे हैं, तो जो ऐसा इस प्रकार का समीकरण रहता है, ये जो रहता है ये रेखा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ये जो रहेगा वो रेखा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? रेखा को प्रदर्शित। ये हमारे जो समीकरण होते हैं वो रेखा को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? रेखा को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? रेखा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो जब भी हमारे पास कोई समीकरण देता है तो उससे क्या होता है, वो हमारी एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी एक x भी है और इसमें y है, और सिंपल सी बात है कोई भी हमें अक्ष लेना हो तो सिंपल सी है कि हमको एक x अक्ष का मान होना चाहिए, एक y अक्ष का। जब हमारे पास x अक्ष y अक्ष मान होता है तो हम कोई भी एक रेखा, जैसे मान लो हमारे पास एक काट के तल है, हमें x का मान पता है, ठीक, और हमें y का मान पता है, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? एक हमारी रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक हमारी रेखा। हाँ, अगर आप जैसे मान लो रेखा का व्यापक रूप लिखना है, जैसे मान लो हम बोलते हैं रेखा का व्यापक रूप। क्या? रेखा का व्यापक रूप। तो रेखा का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। ये क्या होता है? ये होता है हमारी रेखा का व्यापक समीकरण। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपने उसको लिख लिया होगा। अब अपन लोग पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक, अब टाइप्स ऑफ लाइन, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण इसमें चरों के माध्यम से बताना होगा कि किस प्रकार की रेखा है। तो जो रेखा के प्रकार होते हैं मैं आपको बता दूं, तो रेखा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो मैंने आपको बताया रेखा 3 प्रकार की होती है। तो पहली जो होती है, पहली रेखा को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? पहली जो होती है उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो हमारी दूसरी होती है, आप बीच में लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो मैं लिख देता हूँ। दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं? दूसरी रेखा होती है उसे बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब तीसरी होती है हमारी समांतर रेखा। क्या होती है? समांतर रेखा। क्या होती है? तीसरी होती है हमारी समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। ठीक है, ये एस बना हुआ है, पैरेलल लाइन। ठीक है, ओके। अब अपन को समझना है कि जो जो चर रहते हैं, चर के माध्यम से जानना है कि ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये हमारी संपाती रेखा है, हमारी समांतर रेखा है और संपाती रेखा है। ठीक, तो मैं अब आपको बता दूं, पहले तो हम लोग इसको समझेंगे चित्र से। किससे? चित्र से। चित्र से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो रेखाएं, जैसे मान लो हमारे पास एक रेखा है हमारी L जा रही है और एक दूसरी रेखा हमारी M जा रही है। क्या जा रही है? M। तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी जब दो रेखाएं
आपस में जा रही हैं और एक दूसरे को काटते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ही काटते हैं, काटते चली जाए तो उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर ये काट रही है तो ये हमारी कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी है, इसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। अब जैसे मान लो संपाती की बात कर रहे हैं, संपाती रेखा में क्या हो, जैसे मान लो हमारे पास एक रेखा जा रही है, इसको मैंने रेखा का नाम दे दिया x। हमारी एक रेखा जा रही है और इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा जा रही है, यानी इसी रेखा के ऊपर, बिल्कुल इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा जा रही है। तो जब एक ही रेखा पर बहुत यानी एक की रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा जा रही हो तो ये इसमें इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं संपाती रेखा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लो हमारे पास एक, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये दो मार्कर है, एक तो रेड है, एक रेड है और एक रेड और ब्लैक। अब आप इन दोनों को देखो, ये दोनों ही क्या है, चिपके हुए हैं, एक के ऊपर एक स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। मान लीजिए रेखा ये है और दूसरी रेखा ऐसे ये एक दूसरे पे जा रहे हैं। तो ये जो रेखा है, ये रेखा x और ये रेखा y एक दूसरे के कैसे हैं, संपाती है। कैसे हैं, संपाती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा संपाती क्या होती है, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी हो। ठीक, तो हमारी संपाती रेखा हो गई। अब तीसरी जो रेखा होती है वो होती है समांतर रेखा, जो कि आपने कक्षा 8 में अच्छे से पढ़ी होगी, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ी होगी। ठीक, तो अब देखो समांतर रेखा में क्या होती है, मान लो हमारे पास एक रेखा m है और दूसरी रेखा हमारे पास n है। अब मान लो एक रेखा m जा रही है और एक दूसरी रेखा n जा रही है, तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी और कहीं पे भी किसी स्थान पर प्रतिच्छेद ना करें तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। और इनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बराबर। क्यों, अब जैसे मान लो ऐसा है और फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया, यानी यहाँ पर दूरी कम थी, यहाँ पर ज्यादा हो गई, तो ये रेखा क्या करेगी, जब इन्हें हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे। तो ऐसी जो रेखाएं होती है कैसे होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, पर समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। तो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है और एक दूसरे को कभी भी किसी स्थान पर प्रतिच्छेद ना करें। ठीक, तो आपको ये चीज आप समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इनको जो रहते हैं हमारे जो इनमें जो हमें रेखा है, मान लो x और y के समीकरण जो होते रहते हैं, हम समीकरण योगों के माध्यम से जानेंगे कि रेखा हमारी प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या होता है, हमें a1/a2 के मान के माध्यम से बताना होगा। ठीक, तो जैसे मान लो जब हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने आपको तो रेखा का समीकरण बताया था। क्या बताया था, रेखा का समीकरण मैंने बताया था ax + k by। क्या बताया था, ax + k by और प्लस के c बराबर में 0। जब एक रेखा हो तो ऐसा लिखते हैं। अब मान लो हमारे पास दो रेखाएं, इसमें दो रेखाएं दे रहा है, तो दो रेखाएं जब देते हैं तो इसको मान लेते हैं a1 b1, इसको मान लेते हैं c1 और इसको मानेंगे a2x और इसको बोलेंगे b2y और इसको बोलेंगे c2 बराबर में 0। यानी जब हमारे पास दो रेखाएं रहेंगी तो जो रेखा का समीकरण रहता है, मैंने आपको बताया था ax + k by + k c बराबर 0। तो जब दो रेखाएं रहेंगी तो इसको a1 और a2 में अपन लोग तोड़ लेते हैं। ठीक, तो अब इन्हें जो a1 और a2 रहेंगे इसके रूप में बताना है किस प्रकार से रेखा प्रतिच्छेद है। तो इसकी जो प्रतिच्छेदी कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है a1/a2। क्या होती है, a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। ठीक, और संपाती की क्या कंडीशन होती है, संपाती कंडीशन होती है कि a1/a2 होना चाहिए और b1/b2 होना चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए, c1/c2 के। अब तीसरी जो है हमारी वो है समांतर। समांतर में क्या हो कि a1/a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब मान लो हम कोई समीकरण से एग्जांपल के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो जैसे मान लो मैंने कोई एक एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। मैं एग्जांपल ले लेता हूं समीकरण, जैसे मान लो यहां पे ले लिया 2x + k 3y और प्लस के 5 बराबर में मैंने ले लिया 0। एक रेखा मान लो m रेखा हो गई। अब दूसरी m रेखा ले लेता हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3x + k 2y और प्लस के 8 बराबर में 0। ठीक, तो हमारे पास ये समीकरण क्या है, समीकरण। अब ये जो समीकरण रहती है इनकी तुलना किससे होती है, हमारे रेखा वाले समीकरण से, a1/x1। तो जब देखो इसकी अपन तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे a1x + के b1y और प्लस के c1 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण तुलना करेंगे a2x + के b2y और प्लस के c2 बराबर में 0। जब इसकी इससे तुलना होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि a1 का मान कितना है, हमें पता चल जाएगा a1 बराबर है हमारा 2 और b1 बराबर कितना है, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर कितना है, c1 बराबर है हमारा 5।
इसमें क्या है, इसमें हमारा a2 बराबर है हमारा 3, ठीक, और b2 बराबर कितना है, b2 बराबर है हमारा इसमें 2, कितना है 2, और c2 बराबर कितना है, c2 बराबर है हमारा 8, क्या है, c2 बराबर है 8, ठीक। तो हमको ये मिल गए। अब हमें करना क्या है, इनके मान चेक करना है अपॉन में, यानी अनुपात के रूप में हमें देखना है कि हमारे अनुपात जो है वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं जब मैंने अनुपात के रूप में देखो यहाँ पे आपको समझाऊं तो पहले की समीकरण की बात चल रहा है इस वाले समीकरण के लिए, इसकी बात चल रहा है, तो इनके अनुपात लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1 का अनुपात क्या है हमारा, इन पे चेक करना है। तो a1 का अनुपात है हमारा 2 बटे और 2/3, और b1 का अनुपात कितना है, पहले तो आपको बराबर के चिन्ह लगा लेने हैं और फिर बाद में शो कर देना है, ठीक है। तो यह होगा 3/2 और फिर बराबर कितना है 5/8। तो जब हम पहले देख सकते हैं कि इसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो अनुपात होंगे आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए किसमें आ रहा है 2/3, इसमें आ रहा है 3/2, कहीं से अनुपात बराबर है नहीं है। तो ये कैसा है, डज नॉट इक्वल टू, कितना कैसा है, ये हमारा डज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो आप इसे चाहो हटा भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा क्या है अनुपात आपस में अनुपात बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए रेखा, यहाँ पर लिख देंगे इसलिए रेखा प्रतिच्छेदी क्या है, इसलिए रेखा प्रतिच्छेदी है, कैसी है, इसलिए रेखा हमारी प्रतिच्छेदी है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या देखा बताया था, हमने दो समीकरण ले लिए थे और आपकी तुलना करी थी a1x + b1 रेखा समीकरण से। तो यहाँ पर a1a2 b1b2 c1c2 के मान हमने निकाल लिए, ठीक। और हमने अनुपातों को जब चेक किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2/3 आ रहा है, यहाँ पर 3/2। तो हमने लिखा अतः a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए रेखा प्रतिच्छेदी है, ठीक। आप सुना है, बहुत ही इजी है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं संपाती रेखा। अब हम समझेंगे संपाती रेखा, क्या जानेंगे, हम जानेंगे संपाती रेखा। तो संपाती रेखा के लिए देखो अपन लोग संपाती रेखा की बात कर रहे हैं, किसकी, संपाती रेखा। बोर्ड छोटा है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। संपाती रेखा की बात करेंगे, संपाती रेखा की जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा हमने समीकरण ले लिया, मैंने ले लिया 3x + के 6y और प्लस के 8 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण मैं ले लेता हूं 6x + के 12y और प्लस के 16 और बराबर में 0। तो मैंने ये समीकरण ले ली। अब इसकी हम तुलना करेंगे a1x + b1 से, किससे तुलना करेंगे, तुलना कर लेंगे, किससे करेंगे, देखो आपको समझ में नहीं आया तो a1x + के b1y और प्लस के c1 बराबर में 0, किससे तुलना कर रहे हैं, पहले समीकरण की। देखो जब पहले समीकरण की तुलना होगी तो इसमें क्या जाएगा, इसमें a का मान आएगा हमारा 3, कितना आएगा 3, ये वाले समीकरण तुलना कर रहे हैं 3 आएगा, और b1 का मान कितना आएगा हमारा, b1 का मान आएगा 6, कितना आएगा, b1 का मान आएगा 6 और c1 का मान कितना आएगा हमारा 8, ठीक। अब दूसरा जो समीकरण रहेगा इसकी तुलना हम करेंगे a2x + के b2y और प्लस के c2 बराबर में 0। मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये a है, ये b है और ये c है, यानी x y के जो गुणांक होते हैं वो a और b के होते हैं, और जो तीसरी राशि होती है वो अचल राशि c होती है, ठीक है। तो इसमें जो a2 का मान क्या होगा, a2 का मान है हमारा 6 और b2 का मान है हमारा 12, c2 का मान कितना है हमारा 16, ठीक। अब इनके अनुपातों को हम चेक करेंगे तो अनुपात देख सकते हैं कितना है हमारा 3/6, पहले तो बराबर से लगाने हैं, फिर हमारा 6/12 क्या है 3/6, फिर हमारा 6/12 और फिर हमारा 8/16। तो आप ये देख सकते हैं अभी आपको ऐसे में तो अनुपात बराबर दिख नहीं रहा है, तो अब हम सरलीकरण करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो हम देख सकते हैं इनके अनुपात जो रहा है कैसे आ रहा है 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, यानी इनके तीनों का अनुपात कैसे आ रहा है आपस में बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए यह रेखा, क्या लिखेंगे, इसलिए रेखा संपाती है, क्या लिख देंगे, इसलिए रेखा संपाती है, ठीक है। तो आपको रेखा संपाती समझ में आ गया होगा, यानी जिसके तीनों अनुपात कैसे आना चाहिए आपस में बराबर, तो कैसे हो जाएगी हमारी, वो हमारी रेखा संपाती हो जाएगी, ठीक। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे समांतर रेखा की, इसकी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा का हम कैसे चेक करेंगे, दो चरवाया के समीकरण से। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया, मैंने एग्जांपल में ले लेता हूं, यहाँ पर मैंने ले लिया 2x, आप सोचेंगे भैया पहले से प्लस कर लेना, चलो मैं माइनस कर लेता हूं, मैंने ले लिया -2x, क्या ले लिया 2x - के 3y
और यहाँ पर मैंने ले लिया प्लस के 8 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण मैं ले लेता हूँ 4x माइनस के 6y और माइनस के 9 बराबर में 0। मैंने ये दो रेखा के समीकरण ले लिए, ठीक, दो चर के समीकरण ले लिए। अब इनकी तुलना आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर में 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो पहले से तुलना होगी, क्या है हमारा पहले समीकरण 2x और माइनस के 3y, क्या है 2x माइनस के 3y और प्लस के 8 बराबर में 0। इससे तुलना होगी तो इसमें a1 का मान हो गया 2, इसमें b1 का मान हो गया -3 और c1 का मान हो गया 8, ठीक है। तो आप यहाँ पर अनुपात भी लिख सकते हैं, क्या a1 का मान है 2 और b1 का मान है हमारा -3 और c1 का मान है हमारा 8, ठीक। अब इसकी तुलना, दूसरी तुलना करेंगे a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर में 0। दूसरी रेखा क्या है हमारी 4x माइनस के 6y और माइनस के 9, क्या है, और दूसरा हमारा माइनस के 9 बराबर में 0, ठीक। इससे तुलना करेंगे तो a2 का मान है 4, b2 का मान है 6 और c2 का मान है माइनस के कितना है -9। हमेशा हमें चिन्ह के लेना है, बेस चिन्ह के। आप ये मत सोचना कि हमें चिन्ह नहीं लेना, मान जो रहेंगे हमें चिन्ह के लेना होगा, बेस चिन्ह के, ठीक है। तो इसमें a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान है 4, b2 का मान कितना है हमारा -6 और c2 का मान है हमारा -9, ठीक। अब इनके अनुपातों को चेक करते हैं। अब इनके अनुपातों को चेक करेंगे तो क्या आएगा 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/-9। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये आ रहा 8/9, ये किसी से कटेगा नहीं। तो यानी इनके जब अनुपात करते हैं, यानी हम इनके अनुपात जब चेक करते हैं, अनुपात कैसे आ रहा है, अनुपात आ रहा है 1/2 बराबर में 1/2, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू आ रहा है किसके -8/9 के, किसके आ रहा है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, 8/-9 है। तो यही कंडीशन देखो इसकी बन रही है, हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि a1/a2 बराबर तो है किसके बराबर है, बराबर b1/b2 के। तो यहाँ पर b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन डज नॉट इज इक्वल टू है किसके, c1/c2, किसके है, c1/c2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए का चिन्ह लगा दिया, लिख दिए इसलिए यह रेखा, क्या लिखेंगे, इसलिए यह रेखा समांतर है, कैसी है, इसलिए यह रेखा संतान नहीं, वो गलत लिख गया दो कैसे, संतान नहीं समांतर, क्या है, अंकी बिंदु यानी समांतर, क्या है, समांतर है, ठीक। इसलिए यह रेखा समांतर है, ठीक है। तो आपको समांतर रेखा भी समझ में आ गया, बड़ा ही सरल है। आपको अनुपात मैंने समीकरण ले लिए थे दो चर वाले, उनके अनुपातों को चेक किया तो उनके अनुपात 2 अनुपात बराबर आया, तीसरा अनुपात बराबर हमारा नहीं आया, इसलिए रेखा कैसी होगी हमारी, समांतर होगी, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे की चीजें पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को आज की जो मैंने से कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और बाकी की जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी मैं आपको तुरंत का तुरंत बता दूंगा, और जो मोस्टली जरूरत थी चीजों को जानने की, चैप्टर के नाम को समझने की, तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आइए अपन लोग आज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी प्रश्नावली तीसरे चैप्टर की है, प्रश्नावली कौन सी, 3.1, ठीक है। तो आप लोगों को अगर याद करना हो तो जो मैंने आपको अनुपात लिखवाए हैं, आपकी प्रश्नावली जो है आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा दूंगा, या आपकी बुक में भी लिखी है, और मैंने अपने हिसाब से अलग से उदाहरण देकर आपको समझाया था ताकि आपको सरल लग सके, ठीक है। तो अब अपन लोग शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है, इसमें हमें बतानी है ग्राफीय विधि, क्या पढ़नी है, इसमें पढ़नी है ग्राफीय विधि, तो मैं आपको ग्राफीय विधि भी समझा दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर में अपन को 3 विधि पढ़नी पड़ेगी, एक तो हमारी ग्राफीय विधि, और एक होगी हमारी प्रतिस्थापन विधि, और एक होगी हमारी तीसरी विलोपन विधि, और जो हमारी वज्र गुणन विधि होती थी वो अब हटा दी गई है यूपी बोर्ड से, ठीक है। तो बाकी के बोर्ड में है, यूपी बोर्ड से हटा दी गई है। तो देखो अपन लोग पहले पार्ट चैप्टर को जो अपने तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, और इसका जो पहली प्रश्नावली है 3.1, उसका जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण योग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है हमारा कक्षा 10 के, क्या सवाल है, पहला सवाल है हमारा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किससे अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम लड़कों और लड़कों की जो संख्या है वो हमें ग्राफीय विधि से पता करना है कि कितनी हैगी, लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। 3.1 का पहला सवाल है, ठीक।
तो पहले सवाल में क्या कह रहे हैं, पहले सवाल में कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। हमारे पास एक कक्षा है, क्या है, हमारे पास एक कक्षा है जिसमें 10 कक्षा 10 है, यानी जो हमारी कक्षा का नाम है वो भी 10 है, और इसमें टोटल 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं इसमें? 10 विद्यार्थी हैं। अब 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थी में से लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो हमें नहीं पता कि लड़के कितने हैं लड़कियां, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये हमारी लड़की है और ये हमारे लड़के हैं। क्या है? लड़की और लड़के। ठीक, लड़की और लड़के, लड़के लकड़ी नहीं, लड़के लड़के। ठीक है, तो लड़की हो गए और लड़के हो गए। अब देखो सवाल को समझो, और इस प्रकार के सवाल जब भी हमारे पास आते हैं, तो जब मैं भी था क्लास 10th में और 9th में और 8th में भी जब था, तो जब भी ऐसे भाषा वाले सवाल थे तो मैं भी बहुत डराता था। लेकिन जब मेरे सर ने बताया कि देखो सवाल को पहले से 1-2 बार पढ़ो और उसको समझो उसमें कह क्या रहा है, तो उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश किया, तो सवाल बहुत सरल होते हैं। ये सोचिए कि इस सवालों से सरल कोई सवाल नहीं होते। इसमें देखो क्या छिपा हुआ है, इसमें छिपा हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखो सबसे पहले अब इसमें हमें बनाने होंगे समीकरण। क्या होंगे बने समीकरण? देखो सबसे पहले एक तो हमें ये पता है कि टोटल 10 छात्र हैं। कितने? 10 छात्र हैं, तो सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या बोला? लड़कियों की संख्या ना या लड़कों की पता लड़की, तो हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या हमारी y है। क्या है? लड़कों की संख्या x है, y है, और लड़कों की संख्या में y, और लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली? x। तो लड़कियों की संख्या x मान ली, लड़कों की संख्या y मान ली। तो सिंपल सी बात है, जब हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 10, तो 10 है कि सिंपल सी बात है, तो पहला समीकरण होगा वो क्या होगा? x प्लस के y बराबर में 10। मैं आशा करता हूँ ये वाला है समझ में आ गया कि लड़कों की संख्या मैंने x मानी, लड़कियों की संख्या y मानी, टोटल बच्चे हैं 10, यानी x प्लस y, यानी लड़के और लड़की मिला के कितने होंगे? 10 होंगे। तो x प्लस के y, इसको मैंने मान लिया समीकरण 1। ठीक, क्योंकि मैं ग्राफ विधि बनाना तो रेखा चाहिए। ये तो हो गई पहली रेखा। अब दूसरे में क्या करें? दूसरे में उन्होंने कहा है कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जब भी अधिक या कम की बात की जाए तो आप कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल होता है। तो इसमें आपको क्या कीजिए, तो आप पहले तो x और y बराबर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? x और y बराबर थे, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार में मैंने पहले x और y बराबर लिखे हैं, लड़कों लड़की की संख्या बराबर लिखी है। अब उसमें बोला गया है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक। किसकी संख्या से? लड़कों की। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या क्या y है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब इसका समीकरण कैसे बन जाएगा? x, ये किसका है? प्लस के y है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा? माइनस के y, और बराबर में 4 को हम 4 रहने दो। ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। अब इसे हमें बनाना है ग्राफीय विधि। क्या बनाना है? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के माध्यम से, ग्राफीय विधि की मदद से, किससे? ग्राफीय विधि की मदद से हमें सॉल्व करना है। देखो ग्राफीय विधि बहुत ही सरल होती है। इसमें क्या करना पड़ता है? देखो हमारे पास क्या है? रेखा के समीकरण दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं, ये हमारी पहली रेखा है, ठीक, और ये हमारी दूसरी रेखा है। ठीक, दो रेखा है। इनमें क्या करना है? हमें बॉक्स बना लेते हैं। हम एक x का, x और y का एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? x और y का बॉक्स। इस प्रकार से हमें x और y का बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बहुत सरल है, पहले मुझे भी थोड़ी देर में समझ में आया था जब मैं पढ़ता था 10th में, लेकिन बहुत ही सरल है। कैसे है देखो, इसमें क्या करना है? हमारे पास कोई भी रेखा पहला समीकरण उठा लिया। इसमें मैंने ले लिया पहला समीकरण। क्या ले लिया? पहला समीकरण क्या है? x प्लस के y बराबर में है हमारा 10। तो मैंने पहली रेखा का समीकरण लिया। क्या लिया? पहली रेखा का समीकरण। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि एक बार तो रख दीजिए आप x का मान 0 और एक बार रख दीजिए आप y का मान 0। जब हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, और जब y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। हमारा समीकरण 1 है, हमने x का मान रखा। देखो x यहां पर हमें 0 रखना है। क्या रखना है? 0। तो x यहां पर रखेंगे 0 प्लस के y बराबर में 10। अब ये 0 को y में जोड़ेंगे तो y आ जाएगा, यानी ये आएगा हमारा y बराबर 10। तो y का मान कितना निकला? 10। y का मान निकल के आ गया 10। यानी जो हमारा x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष का मान है 0 और y अक्ष का मान है हमारा 10। इसके जो निर्देशांक होंगे वो होगा 0,10। क्या हो जाएगा? 0,10। अब इसी समीकरण में दोबारा जो हमारा पहला समीकरण है x प्लस के y बराबर में 10, अभी हमने x बराबर 0 रखा था, अब रखेंगे हम y बराबर 0। यहाँ पर x प्लस y के यहाँ पर रखना है हमें 0। क्या रखना है? 0 बराबर में हमारा 10 है। ठीक, तो अब देखो 0 को x में जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा x, तो यहाँ पर आएगा x बराबर में 10। ठीक, तो अब यहाँ नहीं हमने y का मान जब 0 रखा तो x का मान कितना मिला हमें? 10। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 10,0, क्योंकि x अक्ष पर कितना है? 10 है, और y अक्ष पर कितना है? 0। हमेशा पहले चलता है भुज, पहले चलता है कोटि। ठीक, तो ये हो गया पहली रेखा के लिए। अब बनाते हैं हम लोग दूसरे, किसके लिए? दूसरी रेखा। दूसरी रेखा के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक, अब छोटा बड़ा कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। तो दूसरी रेखा के लिए बनाते हैं हम बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया x अक्ष, यानी हमने y अक्ष।
दूसरी का समीकरण क्या है? दूसरी का समीकरण हमारा x माइनस के y बराबर में 4, x माइनस के y बराबर 4 है। तो हमने पहले क्या करना है, x बराबर 0 रखा, तो पहले से हमने x बराबर 0 यानी 0 माइनस के y बराबर में 4, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस के y और 4। अब देखो माइनस जो चिन्ह होता है इसे चर राशि में मत लगाया करो, इसे अचर राशि में लगा दिया करो, यानी इसका मान आएगा y बराबर माइनस के 4। कितना आएगा? y बराबर माइनस के 4। इसको लिखेंगे 0 माइनस के 4, यानी जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा माइनस के 4। कितना मिलेगा? माइनस के 4। अब x बराबर रख लिया हमने, अब रखेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस के y बराबर में 4। अभी हमने x बराबर रखा था, अब रखेंगे y बराबर 0, तो 0 बराबर में 4। अब देखो 0 में से x घटाओगे तो हमारा x ही आएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना बन जाएगा, में प्लस के 4, ये आएगा 4,0। ठीक। अब इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d। अब हमारे पास देखो एक रेखा ये है, पहली रेखा की समीकरण, पहली रेखा का निर्देशांक ये निकले और दूसरी रेखा का निर्देशांक ये निकले। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? अब हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। ठीक, तो अब हम बना रहे हैं ग्राफ। तो देखो ग्राफ में क्या होता है कि सिंपल सी बात है, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि ये होता है x अक्ष, डैश नहीं x अक्ष, ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है हमारा x डैश अक्ष, ये होता है हमारा y अक्ष और ये होता है हमारा y डैश अक्ष। ठीक है। अब इसमें देखो मैक्सिमम बिंदु 10 तक जा रहे हैं x और y के, और इसमें x और y के 4 जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं x अक्ष बराबर 1 2 3 ले लिए, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 10 है और एक ज्यादा ले लिया हमारा 11। और y अक्ष पे कितना गया है? y अक्ष पे भी हमारा 10 गया है, तो y अक्ष पे 10 गया है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, यहाँ में मान लिया 2, यहाँ मान लिया हमने 3, यहाँ मान लिया 4, यहाँ मान लिया 5, यहाँ मान लिया 6 और यहाँ मान लिया 7, यहाँ मान लिया हमने 8, यहाँ मान लिया 9 और यहाँ मान लिया हमने 10 और यहाँ मान लिया हमने 11। ठीक है, ये ले रहे हैं। तो देखो आप जब बनाओगे तो आप ग्राफ ले लीजिए, मार्केट में मिलते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं या फिर पिंक कलर के आते हैं ग्राफ, उनमें कॉलम अच्छे बने हैं। यहाँ मैं हाथ से बना रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो हमारे बन चुके हैं। अब देखो इसमें माइनस में भी है तो माइनस के 4 ले लो, किस पर है माइनस के 4? ये x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, y अक्ष पे कितना है माइनस के 4, तो माइनस के 4 y अक्ष पे लेना पड़ेगा, तो y अक्ष पे ले लो माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस के 4 यहाँ पर लेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस का 4 और ये को ले लो माइनस का 5। ठीक है, और तो है नहीं कहीं पे, बस इतना ही है, बाकी प्लस में है। तो अभी हमारे पास निर्देशांक मिल गए हैं। ठीक, अब ये निर्देशांक मिल गए हैं, अब हमें बनाना है रेखा का समीकरण। क्या बनाना है? रेखा का समीकरण। तो पहले से रेखा समीकरण से क्या है, 0,10। क्या है? 0,10। तो 0,10, तो 0 कहाँ है? मूल बिंदु पर होता है, और 10 है y अक्ष पर, तो 10 y अक्ष पर यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर, ये है, और ये है x अक्ष पे 10, ये x अक्ष पे 10 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना होगा। ऐसा हम इसको मिला देंगे। ठीक है, ऐसा हमने इसको मिला दिया, और मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस रेखा का नाम ले लेंगे। रेखा का क्या नाम था हमारा? रेखा का नाम है हमारा x प्लस के y बराबर में 10, ये हमारी रेखा का नाम है। और जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा का समीकरण क्या है? 0,-4, तो 0 है मूल बिंदु पर और जो 4 है और y अक्ष पर -4, तो माइनस के 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो x है, x का मान क्या है? प्लस के 4, तो प्लस के 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। आप इन दोनों का पहली रेखा थी, पहली रेखा लिख दी, और जो दूसरी रेखा के निर्देशांक थे वो क्या था? 0, पहले था माइनस के 4 y अक्ष पर, ये होता है x अक्ष पर, ये होता है y अक्ष पर, ये होता है x अक्ष पर, ये होता है y अक्ष पर। ठीक है, तो ये ले लिए। अब इन दोनों को भी हमें क्या करना है? मिलाना पड़ेगा। करना पड़ेगा, मिलाना होगा। ठीक, तो इनको मैं मिला देता हूँ इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से हमें देखा हमने मिला दी। ठीक, तो मैं हाथ से बनाऊं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप जब पट्टी से बनाओगे तो अच्छा बनेगा। अच्छा, ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें देखो अपन लोग क्या करना है, यहाँ पर जो काट रहा है ये हमारा हल बिंदु होगा। क्या होगा? जहां पर ये काट रहा है ये हमारा हल बिंदु है। अब हल बिंदु जो है इसको देखना होगा, मतलब कैसे है, कहां पर है? देखो जब इसको नीचे की ओर देखेंगे तो ये आएगा x अक्ष पर, किस पर आएगा? यहाँ पर x अक्ष 7 पर, और यहाँ पर अपन लोग जब देखेंगे यहाँ पर ये आएगा हमारा 3, y पर आएगा 3, कितना आएगा? y पर आएगा हमारा 3, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 7,3। क्या होंगे? इसके निर्देशांक होंगे 7,3। 7 मतलब x होगा 7 और y होगा हमारा 3। अब x 7 और y 3 है। अब देखो x 7 और y 3, हमने क्या माना था? हमने x लड़कियों की संख्या मानी थी, हमने x और लड़कों की संख्या मानी थी y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः लड़कियों की संख्या। क्या लिखेंगे? अतः
लड़कियों की संख्या, क्या लिखेंगे, अतः लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या थी x, x बराबर कितना आ रहा हमारा 7, और लड़कों की संख्या क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या मानी थी हमने y, या लड़कों की संख्या y बराबर कितना है हमारा 3, कितनी है 3। अब आप इसे देखिए, सिंपल सी बात है, लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है, लड़कों की 3 है, उसने यहाँ पर लिखा था लड़कों की संख्या से 4 आते हैं, लड़कों की संख्या से 4 आते किसकी है, लड़कियों की संख्या, यानी लड़के हैं 3 लड़कियां हैं 7, सिंपल सी बात है, 4 लड़की ज्यादा है, तो ये हमारा आ गया आंसर। बस इतना ही लिख देंगे हम इसमें आंसर, ठीक है। तो इतना हमें करना होता है कि पहले हमें जो सवाल देते हैं उससे हम पढ़ के हम समीकरण बनाते हैं, समीकरण की मदद से हम क्या करते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं, उससे निकल के आते हैं हमारे बिंदु के जो मैं रेखा रहते हैं उनके निर्देशांक, और निर्देशांक को हम ग्राफ पर बना लेते हैं x अक्ष और y अक्ष पर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं इस वाला क्वेश्चन में आ गया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में अपन लोग इतना ही पढ़ते हैं। हमने आज की क्लास में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेखा क्या होती है, दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, रेखा के प्रकार, और जो हमने ग्राफी विधि थी उसका भी एक सवाल लगा लिया है। तो अब जो हमारी प्रश्नावली 3 सवाल एक है, और जो पहले का दूसरा सवाल रह गया है, और बाकी के 2 3 4 5 जो रह गए हैं इन्हें हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास जो है, आज की क्लास अपन लोग उतना ही पढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको कोशिश करता हूँ सरल से सरल तरीके से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है इसी प्रकार से क्लास चालू रखने के लिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।